राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। – 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर में कटरा से बनिहाल तक भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण चढ़ाई वाले ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन के हाल ही में सफल परीक्षण के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। महाकुंभ की तैयारी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामुदायिक रसोई पहल मां की रसोई का उद्घाटन किया, जो सिर्फ 9 रुपए में पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। दिल्ली चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक दल 70 सीटों पर लड़ाई के लिए कमर कस रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि गंगा सागर मेला कुंभ मेले से भी बड़ा है और इसलिए केंद्र को इसे राष्ट्रीय मेले का दर्जा देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर के 220 करोड़ पारिवारिक राशन कार्ड धारकों को बहुप्रतीक्षित पोंगल उपहार पैकेज वितरित करना शुरू कर दिया है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी वादे में कहा कि दिल्ली में उनकी पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद आरडब्ल्यूए को निजी सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली में पूर्वांचलियों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य का प्रयास इस दशक में अंत तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली देश की पहली अर्थव्यवस्था बनने का है। राधेश्याम विश्वकर्मा जी का आज पुण्यतिथि है। उनकी याद उनके बच्चों के साथ इंडिया दर्पण दैनिक परिवार भी महसूस कर रहा है। स्वर्गीय राधेश्याम विश्वकर्मा फर्नीचर व्यापारी बनने से पहले शिक्षक भी रहे। पूर्वांचल से दिल्ली आने के बाद फर्नीचर के एक व्यापारी मिस्टर पॉल के यहाँ अपनी कार्य दक्षता से लोगों को प्रभावित किया। तदुपरांत अपने 2 सहयोगी हीरालाल विश्वकर्मा एवं केवला प्रसाद के साथ संयुक्त रूप से अपना फर्नीचर व्यापार शुरू किया। बाद में तीनों अलग हुए। तब तक सभी जहां अपने आप में सक्षम होकर मकान दुकान के मालिक हो चुके थे, वहीं उनके बच्चे उनके व्यापार में सहयोगी के रूप में हिस्सा लेने लगे थे। श्री राधेश्याम विश्वकर्मा एवं केवला प्रसाद अब परलोक सिधार चुके हैं, लेकिन हीरालाल विश्वकर्मा अपनी कार्य दक्षता से आज भी ग्राहकों का जहां दिल जीत रहे हैं, वहीं इंडिया दर्पण दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका, डीआईडी न्यूज परिवार से अपना संबंध यथावत रखते हुए अपना स्नेह फैला रहे हैं। ईश्वर स्वर्गीय राधेश्याम विश्वकर्मा एवं केवला प्रसाद की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और मृदुभाषी व्यापारी हीरालाल विश्वकर्मा परिवार को तरक्की प्रदान करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा जी की प्रतिमा के अनावरण हेतु आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रयागराज की इस महान हस्ती के संबंध में चर्चा की और जनता को उनके बारे में जानकारी दी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, सुने उनका संबोधन। मैं सबसे पहले श्रीमती कमला बहुगुणा जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धावान नागरिकों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब जानते हैं 1924 में इसी प्रयागराज की धरती पर श्रीमती कमला बहुगुणा जी का जन्म हुआ। यही वह पली बढ़ी। बचपन में ही देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। इस दौरान बालपन में ही जब देश की आजादी की इस लड़ाई के अभियान के साथ वंदे मातरम गाते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उनकी पिटाई हुई थी। यानी उस समय की पुलिस और ब्रिटिश पुलिस उस समय उनकी पिटाई की। घर आकर के उन्होंने अपनी माँ से शिकायत की। कहते हैं माँ ने कहा कि नहीं, देश की आजादी के लिए इस प्रकार की मार को सहने का आदी बनना पड़ेगा। और इससे वह और मजबूत हुई और देखते ही देखते देश की आजादी की इस लड़ाई में, भारत छोड़ो आंदोलन के उस अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यानी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में और एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में व्यक्तित्व के ये 3 महान गुण स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी के अंदर हम सबको देखने को मिलता है।
मैं जब 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान यहाँ पर आया था, तब मुझे एक शिविर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और वह यात्रियों की सुविधा के लिए था, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए था। मुझे उस समय बताया गया कि यह जो शिविर है, इस शिविर की शुरुआत 1954 से श्रीमती कमला बहुगुणा जी ने किया था। अब याद करिए, 54, आज से 70 वर्ष पहले देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए हमें कुछ करना है। एक कल्पना हो सकती, अक्सर होता है राजनेता वही करता है जहां उसको वोट बैंक की लालच होती, लेकिन नहीं, मेरी सिटी का गौरव बढ़े, मेरे शहर के बारे में, मेरे इस महा पर्व के आयोजन के बारे में देश और दुनिया उंगली न उठाने पाए। इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि आने वाले श्रद्धालु को जितना भी हम सहयोग अपने स्तर पर कर सकते हैं वह सहयोग करेंगे। और वह 1954 से वह शिविर आगे बढ़ रहा है और आज भी उस शिविर का आयोजन प्रयागराज में प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के द्वारा अपनी मां की उस परंपरा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की कॉलोनी और गली मोहल्ले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आरडब्ल्यूओ के लिए एक बड़ा चुनावी वादा किया। उन्होंने कहा कि हर कॉलोनी में सरकार के द्वारा सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए जाएंगे और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अवसर पर विपक्ष पर निशाना भी साधा और चुनाव आयोग में की गई अपनी शिकायत पर भी चर्चा की। पिछले कई दिनों से मेरे पास दिल्ली भर से लोग आ रहे हैं। मैं भी दिल्ली में घूमता रहता हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। दिल्ली को देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं, लेकिन हमें तो लेना देना है। दिल्ली के लोग तो हमारे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस आरडब्ल्यूए को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। बेसिक सुरक्षा, वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस को रिप्लेस करने का, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके, कोई भी अनऑथराइज्ड लोग अंदर ना आ सकें। इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को, जैसे हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, अब कोई भी अपराध होता है तो उस सीसीटीवी कैमरे से उस अपराध को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उस अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड आरडब्ल्यूएस के जरिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराएंगे। ये भी हमारी एक गारंटी है इस चुनाव के अंदर। और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें, रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उलझुल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहाँ विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। पूछना चाहता हूँ 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने, एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए, एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तो हमारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक।
Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने जाट आरक्षण के संबंध में पार्टी का पक्ष रखते हुए आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भाजपा सांसद ने कहा कि आरक्षण राज्य का विषय है और राज्य के आवेदन के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण हेतु कोई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। सांसद कमलजीत सहरावत ने इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत के हवाले से यह भी कहा कि उनके द्वारा मांग किए जाने के बावजूद जाट आरक्षण को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और क्या कहा सांसद सहरावत ने इस अवसर पर, सुने उनका संबोधन। साथियों, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली में भ्रम का, झूठ का हर दिन कोई नया जाल बिछाने की कोशिश करते हैं। अब वर्तमान मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ये कहा कि दिल्ली के जाटों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली में आरक्षण नहीं दिया गया है। साथियों, ये विषय संवैधानिक है। सबसे पहले इस विषय में समझने की बात यह है कि पिछले 10 सालों तक दिल्ली में पूर्ण बहुमत से जिनकी सरकार रही, उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को विधानसभा में या सार्वजनिक मंच पर नहीं उठाया। अब अचानक 5 जनवरी को आतिशी जी जब चिट्ठी लिखती हैं तो आतिशी जी से हमारा सवाल है कि अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आरक्षण देना राज्य का सब्जेक्ट होता है। राज्य सरकार को आरक्षण अगर वो किसी जाति को, किसी वर्ग को दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखना होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद कैबिनेट नोट बनता है और फिर उस कैबिनेट नोट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस जाति को आप आरक्षण दे दीजिए। पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन 10 सालों में कभी कोई चर्चा भी इस विषय पर दिल्ली विधानसभा में नहीं हुई। और पिछले 10 सालों की जब हम बात करते हैं तो उनके पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत जी ने, जो कि अब उनकी झूठ और षड्यंत्र की राजनीति से दुखी होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने इस बात को आपके सामने कंफर्म किया कि उन्होंने 2-3 बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को कहा कि दिल्ली के जाटों को भी केंद्रीय आरक्षण में शामिल कराने का प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाटों के नाम पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कभी दिल्ली में जाटों के हक की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। हम दिल्ली के जाट इस बात को समझते हैं कि ये जो प्रोसेस नहीं हुआ वो आपकी वजह से नहीं हुआ। जब केंद्र सरकार में कांग्रेस थी और भाजपा सत्ता में नहीं थी केंद्र में, तब भी केंद्र सरकार से कई बार जाटों को आरक्षण देने की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आज जाटों का केंद्रीय आरक्षण में शामिल दिल्ली के जाटों का ना होना, इसका एकमात्र कारण अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की दिल्ली की सरकार है। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं सांसद शिवराज सिंह चौहान ने आज जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को उनके आवास की चाबी सौंपी।
साथ ही साथ कृषि और ग्रामीण विकास विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी प्रदान किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे, जिन्होंने जनता को संबोधित किया। क्या कहा दोनों मंत्रियों ने इस अवसर पर, सुने उनका संबोधन। मोदी जी के आशीर्वाद से जो मकान अभी छूट गए हैं, पात्र हितग्राही रह गए हैं, और कई बार तो पात्र हो जाते हैं। अब एक बाप के 3 बेटा हो गए, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई, तो एक ही मकान में रह सकते हैं क्या? बताओ। तो सबके लिए मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए तो विष्णुदेव आए हैं, भाजपा की सरकार आई है। फिर से नए मकानों का सर्वे चालू कर रहे हैं। फिर से सर्वे, जो रह गए उनका सर्वे होना चाहिए ना, तो सर्वे शुरू करवा दो। आपकी टीम चीफ सेक्रेटरी से लेके हमारे ग्रामीण विकास के सब अधिकारी भी बैठे। नया सर्वे चालू 31 मार्च तक पूरा कर लें। और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास 2 व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब 2 व्हीलर सबके पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो अब उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल होगी, 2 व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया है, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूँ। लाडली बहना के बाद मेहतारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है, और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय कर दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। तो हम हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और जब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं, बताओ। और तीसरी चीज, और कई किसान आए कि कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान, 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है? अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी, अब उनको भी मकान दिया जाएगा। बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो अब सर्वे करा लो भैया। अब देखो, सर्वे में कोई छूट नहीं जाए, नहीं हमसे बाद में मत करना भैया, बिल्कुल तैयार है। आज हमला बहुत बड़ा उपहार देने वाला है। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गई, उमन के सर से छत छीने गई, और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई। और भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा आंदोलन करे रही, मोर आवास मोर अधिकार ऐसा करके, और 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता मन मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे रहे। और जब चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आइन, तो भी वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका सबसे पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और आप सबला मालूम है कि हमारी सरकार बनी साहबन के आशीर्वाद से 54 सीट और 40% वोट लेके, और हम 13 दिसंबर 2023 के शपथ लेहन, और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण के स्वीकृति दे देहन। और जो राज्यांश थे, जो राज्यान जमा करना पड़ते, ओकर व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ के सरकार कर दी। और जब हमारे प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष में ये बात के रखें, तो आज मोला बताते हुए बड़ा खुशी होते। जो पहले से तैयार रहे पूरा अधिकारी मन ला बैठा के, और जैसे ही हम मांग करें प्रधानमंत्री आवास के, मन के स्वीकृति होगी, और एक बार में ही 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के देवैया। Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, कीर्तिनगर, न्यू दिल्ली। नगर पालिका टनकपुर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्र के विधायक होने के अंतर्गत और मुख्यमंत्री होने के नाते सरकार के कार्यों की चर्चा की
और क्षेत्र से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव का भी जिक्र किया। क्या कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर, सुने उनका संबोधन। माँ पूर्णागिरी के इस धाम, माँ पूर्णागिरी का ये स्थान टनकपुर में जब भी आता हूँ, सच में मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और मुझे लगता है माँ पूर्णागिरी और माँ शारदा दोनों के सानिध्य में रहकर मैं बड़ा हुआ हूँ। जहाँ माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रहा, वहीं माँ शारदा जिसमें मैंने बचपन से बहुत गोते लगाए, सवेरे से लेकर शाम तक गर्मियों के दिनों में स्कूल 12 बजे खत्म हो जाता था। कतु बैच खत्म हो चुके 12 बजे, ठीक उम्र हूँ, तो 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 5 घंटे रोज माँ शारदा में अपना स्कूल से आना, बस्ता एक जगह रख देना और कक्षा 4 के बाद मैंने बहुत तैरना सीख लिया। उड़ने लगे, पांडे जी तो जानते हैं बचपन से, तो मैं बहुत तैरता था और जैसे स्कूल से आता था बस्ता घर में रखा और सीधे, आपको पता है ना जहाँ पर घर है मेरा, वो नहर और घर के बीच में कितना अंतर है, मेरे ख्याल से 50 फुट भी नहीं है। रोड है, बस रोड के बाद नहर है। गोता लगाना आधे घंटे तक, दूर तक डुबकी लगा के काफी आगे तक निकल जाता था। फिर जो है वहां से निकले और वहीं पर बैठ गया, फिर धूप में 15-20 मिनट पांडे जी फिर बैठे रहे। बैठने के बाद फिर गर्म हुआ, फिर गोता मारा, कोई बुखार नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई सर्दी नहीं। तो मैं सबसे कहता हूँ कि मैं माँ शारदा के सानिध्य में रहकर बड़ा हुआ। माँ शारदा की बड़ी कृपा है और सच में आज चुनाव जैसी सभा आप सबके बीच में आना, कोई पर्व ऐसा नहीं होता है, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है, या कोई भी अवसर मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक माह आप सबके बीच में आऊं, 1 महीने में 2 महीने में किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे भेंट करूं। लेकिन आज चूंकि नगर निकाय के चुनाव प्रारंभ हो गए हैं तो मैंने सोचा कि चूंकि मैं आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में यही चंपावत, यही टनकपुर, यहीं का मैं प्रतिनिधि हूँ एक विधायक के रूप में, आप सबने मुझे बनाया है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत माँ पूर्णागिरी के धाम से, माँ शारदा के तट से टनकपुर से करें, क्योंकि माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश विकास में आगे बढ़ रहा है। आज पूरे देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में हमारा उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हमको राज्य के लिए अनेक योजनाएं मिल रही हैं। आज विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भारत का नीति आयोग होता है, वो हर राज्य की एक रैंकिंग तय करता है, एक इंडेक्स बनाता है कि विकास के ये पैमाने हैं। इन पैमानों पर भारतवर्ष के सभी राज्यों का आकलन होता है और उस आकलन में आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया, पहले नंबर पर आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने किसान कल्याण, कृषि विकास विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन, डेयरी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नवनियुक्त युवा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी का मतलब काम के बीच अहंकार आए ऐसा नहीं है। अधिकारी वही होता है जो अधिक काम कर सके। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेते हुए काम करने की सीख दी। हमारे कृषि मंत्री, भोले भाले कृषि मंत्री, क्या धीरे से आपने बात कही, मेरे ही पल्ले नहीं पड़ी। मैं ये पूछ रहा कि कृषि अधिकारी आए कहाँ से, तो आपने कहा वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पहले पद था। और पहले क्या कहते थे इनको, क्या कहते थे, अब बताओ कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन कोई बात, हमारे लिए अधिकारी का मतलब कोई और होंगे जो अधिकारी का मतलब अहंकार से मन लेकर के कुर्सी पे बैठे। हम अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाले बने, ये मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा। हमें गर्व है इस बात का, यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को देश के प्रधान सेवक के नाते से जानते। हमें इस बात का गर्व है, हम भी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के सहित हम अपने दायित्व के अनुसार अपने आप को जनता का सेवक के नाते से काम करते। तो जनता के सेवक हो या अधिक कार्य करने वाले हों, इनके दोनों के बीच में अहंकार नहीं होगा, इस बात की हम मन में संकल्प लें और अपने आप को जीवन के आगे आने वाले मुकाम की तरफ नए संकल्प के साथ बढ़े। एक और मंत्री बैठे हैं, श्रीमान लखन पटेल जी। मैं लखन पटेल जी, लखन लाल तो अलग प्रकार के थे, लेकिन आपके काम बलराम से कम नहीं है, जिस प्रकार से अपने काम को अलग से अंजाम दे रहे हैं। हमारी सभी गौ माताएं, हमारा संकल्प है
कि सड़कों पे लावारिस नहीं घूमेगी और अपने जीवन में हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर यद्यपि दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। 9% की हम दूध की उत्पादन क्षमता के बलबूते पर दुग्ध उत्पादन में हम अपनी गिनती कराते हैं। हमने संकल्प किया है कि 9 से बढ़ा करके इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमारा अपना आज के दौर का ये बड़ा संकल्प है और मुझे इस बात का और आनंद है, गोवंश के नाम पर नगर के अंदर सड़कों पर अलग अलग प्रकार से खेतों में जो लोग समझते हैं कि गौ माताओं से खेती की नुकसानी होती है, यातायात बाधित होता है, स्वच्छता प्रभावित होती है, मुझे इस बात का आनंद है। हमारी सरकार ने संकल्प किया है ये तीनों क्षेत्रों में समान रूप से काम करते हुए अधिकतम दूध की क्षमता के लिए गोवंश को बढ़ाते हुए और हम अपने शहर के अंदर से भी स्वच्छता को प्रभावित करने वाला लावारिस, अपाहिज या इस प्रकार की गौमाता है जिनके कारण से कठिनाई होती है, उठा करके सबको गौशाला में ले जाएंगे। हमारे अपने बीच में से ये बड़ा संकल्प है। भोपाल जैसे स्थान सहित सभी बड़े नगरों में 10-10 हजार की गौशालाएं खोल करके इस संकल्प के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिनके घर गाय वो गोपाल और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो जब अपने देश में भारत की पहचान ही दूध और दही की नदियों के माध्यम से जानी जाती थी, तो हम तो ये मान के चलते कि आज के समय में जब सब अनुकूलता बढ़ रही है तो दूध उत्पादन और दूध से जुड़े हुए उत्पाद क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे कृषि से जुड़े हुए सभी किसानों की आय बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका दूध उत्पादन की। मैं मानकर चलता हूँ कृषि तो हमारे लिए लाभकारी है ही, लेकिन कृषि की आय आने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, लेकिन किसान के हाथ में रोज पैसे रखने के लिए गौ माता का ही तो सहारा रहता है, दूध उत्पादन का तो सहारा होता है। तो हम जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से संबंधित निर्णयों को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहित करने के लिए ORP योजना सरकार द्वारा लाई जाएगी। वहीं जो अधिकारी कानून का पालन कराने में असक्षम साबित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस को साइबर अपराधों को रोकथाम करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। और क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, सुने उनका संबोधन। नशे के विरुद्ध एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। अब तक 3350 गांव, 876 वार्डों को नशा मुक्त करने का अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था, उसको घोषित किया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। यह लक्ष्य भी दिया है कि नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 तक 70% गांव एवं वार्डों को नशा मुक्त किया जाए और जो इस कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाए। मैंने ये भी कहा है कि विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों एवं यहाँ पर उनके जो सहकर्मी हैं, मान लो कॉल करते हैं और फिर जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चला करके इस अपराध की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हमारे पुलिस करेगी। ये भी मैंने आदेश दिए हैं। इसके लिए पुलिस को जिन भी संसाधनों की आवश्यकता है वो सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में जो बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने अपराध को रोकने के लिए अच्छा काम किया है, ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए ORP पॉलिसी वो शीघ्र लाई जाएगी ताकि उनको जिन्होंने जान। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।